बच्चों, इस वैश्विक महामारी से समूचा संसार जूझ रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड की परीक्षाएं अभी तक संपन्न नहीं हो पाई हैं, परंतु इस बीच हमें ये नहीं करना है कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं या अपने मार्ग को भूल जाएं, भटक जाएं या रुक जाएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है और उसी को ध्यान में रखते हुए अनवरत पठन पाठन में अपने मन को लगाना है और निरंतर आपको अध्ययनशील बने रहना है, चिंतनशील बने रहना है, मनन करना है, चिंतन करना है, अध्ययन करना है। यद्यपि आज भारतवर्ष ही नहीं वरन समूचा संसार इस आपदा से जूझ रहा है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहते हुए इस संकट से जूझकर निश्चित रूप से इसे आप पछाड़ देंगे, इससे छुटकारा मिल जाएगा और पुनः जीवन एक बार आगे की तरफ अग्रसर होगा। बच्चों, इस बीच इसी संकट से हम लोग भी घिरे थे। कोई व्यक्ति इसमें अछूता नहीं है। कहीं न कहीं से उसके संबंधी, उसके रिश्तेदार, उसके इष्ट, उसके मित्र, हर व्यक्ति इसमें जूझ रहा है। तो इस बीच हमारा वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन मैंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने बहुत सारे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाया था और यह पूर्ण विश्वास था कि निश्चित तौर पे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। फिर भी समय चक्र है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। फिर हम एक कदम आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं और आशा रखते हैं कि आप पुनः जो पठन पाठन में एक विराम लगा था, उस विराम को पार करके हम फिर से आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे। बच्चों, आज मैं हिंदी और उसके साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इस प्रकरण पर अपना एक व्याख्यान देने का प्रयास कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पुनः एक बार फिर पठन पाठन में अपना ध्यान लगाकर निश्चित तौर पर पढ़ने का, आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज देखते हैं आज के प्रकरण को। हिंदी साहित्य की परिधि में मैथिली, अवधी, ब्रज एवं राजस्थानी बोलियों का भी साहित्य आ जाता है। समय पाकर साहित्य के विषय परिवर्तित होते रहे एवं विभिन्न युगों में हिंदी की बोलियां प्रधान रही हैं। वीरगाथा काल में राजस्थानी, पूर्व मध्य काल में अवधी और उत्तर मध्य काल में ब्रज भाषा की प्रधानता रही है। आधुनिक युग में खड़ी बोली की प्रधानता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को देखने से यह पता चलता है कि सम्राट हर्षवर्धन के समय के आसपास से ही हिंदी साहित्य का आदिकाल प्रारंभ हो जाता है। भाषा स्वरूप में परिवर्तन होने पर हिंदी के आदिकाल में अपभ्रंश साहित्य की प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। इस समय के अपभ्रंश साहित्य में धर्म, श्रृंगार, भक्ति, वीर भावना एवं अनेक प्रकार की रहस्य साधनाएं संबंधी प्रवृत्तियां पाई जाती रही हैं। साहित्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जिसमें सार्वभौमिक हित सन्निहित हो, वही साहित्य होता है। साहित्य का समाज से गहरा संबंध होता है। साहित्य को समाज का दर्पण भी कहा जाता है। क्यों दर्पण कहा जाता है? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों का विवरण साहित्य में दिखाया जाता है, उसके माध्यम से समाज के सामने रखा जाता है। इसलिए साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है और दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है। हिंदी साहित्य में भी इसका उदाहरण देखा जा सकता है। इसमें देश की राजनीतिक, सामाजिक
एवं ऐतिहासिक परिस्थितियां अपने अनुरूप उस पर प्रभाव छोड़ती हैं। इसी कारण इसके विषय प्रतिपादन एवं शैली आदि में अंतर पड़ता है। विभिन्न परिस्थितियों के कारण साहित्य में होने वाले इस परिवर्तन के क्रमबद्ध वर्णन को उपस्थित करना उसके इतिहास का ही परिचय देना है और इस क्रमबद्धता को ध्यान में रखकर ही हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें पहले भाग का नाम है आदिकाल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक अर्थात संवत 1050 से लेकर 1375 तक इसका समय निर्धारित किया गया है। दूसरे काल का नाम है भक्ति काल। इसकी समय सीमा 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। तीसरा रीतिकाल, इसकी समय सीमा 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। और चौथा है आधुनिक काल, 19वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक के समय को हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम हम विचार करते हैं हिंदी साहित्य के आदिकाल पर। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक माना था, परंतु परवर्ती विद्वानों ने 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल का समय मानते हैं। अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपा का रचना काल 769 ईस्वी से प्रारंभ होता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभ की सीमा 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। इतिहास से मिले साक्ष्यों के अनुसार सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही अरबों के आक्रमण प्रारंभ हो गए थे और हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारतवर्ष की सुसंगठित सत्ता छिन्न भिन्न होने लगी थी। राजपूत राजा आपस में युद्ध करके छीण होते जा रहे थे और इस अवसर का लाभ उठाकर तमाम विदेशी आक्रमणकारियों ने अपना विशाल राज्य स्थापित कर लिया था। इस प्रकार अगर देखा जाए तो ईसा की 8वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक दशा हिंदू सत्ता के अवसान एवं इस्लामी सत्ता के अभ्युदय की गाथा है। आदिकाल के इस युद्धाक्रांत जीवन में कहीं भी संतुलन नहीं था। सामान्य जनता पर विदेशी आक्रमणों से उत्पन्न अत्याचारों के साथ ही युद्ध प्रेमी देशी नरेशों के भी अत्याचार बढ़ रहे थे और विदेशी आक्रमणों का प्रभाव पश्चिमी भारत एवं मध्य प्रदेश पर पड़ा, जहां हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। अतः इस समय का समग्र साहित्य आक्रमण एवं युद्धों के प्रभाव से ओतप्रोत है। देशव्यापी इस धार्मिक उथल पुथल के समय विदेशी इस्लाम धर्म का भी प्रवेश हो गया था। अतः आदिकाल की धार्मिक प्रवृत्तियां अत्यंत जटिल एवं असंतुलित थीं और इन सारी विषम परिस्थितियों का व्यापक प्रभाव तत्कालीन कवियों पर पड़ा, जिससे उसी के अनुरूप हठयोग, खंडन मंडन, वीरता तथा श्रृंगार संबंधी उन्होंने साहित्य की रचना की और तत्कालीन विषम परिस्थितियों के कारण जनता, शासन और धर्म दोनों ओर से घोर निराशा थी। युद्ध की विभीषिका से जनमानस त्रस्त हो उठे थे। समाज के उच्च वर्गों में विलासिता आ गई थी। निर्धन लोग श्रमिक थे। अंधविश्वास तेजी पर था। सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। योगी गृहस्थों पर हावी हो रहे थे। इन सब परेशानियों के अतिरिक्त जनता दुर्भिक्ष, युद्ध एवं महामारी से पिसी जा रही थी। कवियों को इन्हीं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपने साहित्य की सृजना करनी थी। वस्तुतः हिंदी का आदिकाल वास्तव में मुस्लिम तथा भारतीय दो संस्कृतियों के संक्रमण तथा ह्रास विकास की गाथा है। समय भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप देखने को मिलता है वह पारंपरिक गौरव से विच्छिन्न
एवं इस्लामी संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। इस समय साहित्य रचना की 3 धाराएं मिलती हैं। प्रथम धारा संस्कृत साहित्य की धारा थी, जिसका विकास परंपरा जनित थी। दूसरी धारा का साहित्य अपभ्रंश तथा प्राकृत में लिपिबद्ध हो रहा था और तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी, जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में प्रतिबिंबित हो रही थी। इस प्रकार आदिकाल के साहित्य को अगर देखा जाए तो वह 5 भागों में विभक्त दिखाई देता है। पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य और 5वां है लौकिक साहित्य। तो प्रिय बच्चों, आज हमने अपने इस वीडियो में, इस प्रकरण में हिंदी और उसके साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, इसमें हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर एक विहंगम दृष्टि डालने का प्रयास किया है और इसके आगे का जो अवशेष अंश है उसको हम अपने अगले वीडियो में आप तक पहुंचाने का प्रयास शीघ्र ही करेंगे। हम आशा रखते हैं कि आप घर पे स्वस्थ रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए निश्चित रूप से अध्ययन में लगे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चिंतनशील होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम अपने अगले वीडियो के साथ शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।